हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सीआरपीसी की घटना चक्र की सीरीज चल रही थी जिसमें आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज क्वेश्चन नंबर 277 से हम लोग शुरू करेंगे। 277 से शुरू करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो सीआरपीसी में क्या कहता है, किस धारा के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का साक्षी के रूप में परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया, 286, 284, 287 में। तो कमीशन जारी मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को क्या साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में अगर बुलाना तो उनको क्या कमीशन जारी करना पड़ता है। तो किस धारा के तहत जारी करना पड़ता है, 286, 284, 287। तो 284 याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता क्वेश्चन। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। 284 क्या, साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्त मतलब छूट देता है। और क्या कहता है, छूट दे दिया और कहा कि कमीशन जारी करोगे। कमीशन तथा न्याय के उद्देश्यों के लिए क्या करना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक को साक्षी के रूप में परीक्षण को आवश्यक हो तो वहां कमीशन जारी किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि सीआरपीसी में कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट उपबंधित है। 292 में, 293 में, 291 में, 294 में। तो किसमें, 293 में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट उपबंधित है। किसमें, 293 में। इसकी डिटेल पढ़ लो। क्या कहता है सीआरपीसी 294 क्या कहता है, 293 क्या कहता है कि कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट से संबंधित क्या प्रावधान है, जबकि 292 टकसाल से के अधिकारियों का साक्ष्य से संबंधित है। 291 चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य है। धारा 294 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होने से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 293 किस सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों पर लागू नहीं होता। सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अंगुली छाप कार्यालय निर्देशक, राज्य का परीक्षक, प्रश्नगत दस्तावेज, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 293 के खंड 4 के अनुसार यह धारा निम्नलिखित वैज्ञानिक विशेषज्ञों पर लागू होती है। अब किस पे लागू होती है ये याद कर लेना। ये किस पे लागू होती है, सरकार का कोई भी रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अंगुली छाप कार्यालय निर्देशक हाफकिन संस्थान मुंबई, सरकारी सीरम विज्ञानी, किसी केंद्रीय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला या किसी अन्य न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला का निर्देशक या उपनिर्देशक या क्या होता है, या सहायक निर्देशक या कोई अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ जो इस प्रयोजन हेतु केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो। अतः 293 राज्य परीक्षक प्रश्नगत दस्तावेज लागू नहीं होते। सीआरपीसी के में पूर्व दोष सिद्ध को साबित करने से संबंधित कौन सा प्रावधान है, 296, 297, 298, 299। तो पूर्व दोष सिद्धि से कौन सा संबंधित है, 298। ये खूब इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। इसका डिटेल क्या कहता है, डिटेल कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 298 या उपबंधित है कि पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्त कैसे साबित की जाए, जबकि धारा 296 में शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य, 297 उन प्राधिकारियों के बारे में उपबंध जिसके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकता है। धारा 299 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य अभिलिखित किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीआरपीसी के अंतर्गत फरार अभियुक्त व्यक्ति की गैर हाजिरी में साक्ष्यों की परीक्षा की जा सकती है। मतलब किसमें, फरार अभियुक्त व्यक्ति की गैर हाजिरी में साक्ष्यों की परीक्षा की जा सकती है। 299 में, 321 में, 224 में, 301 में। तो किसमें की जाती है, 299 में। अब इसको डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल क्या कहता है, संहिता की धारा 299 यह उपबंध करती है
कि यदि यह साबित कर दिया जाए कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया और उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है तो न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की यदि कोई हो अभियुक्त की अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता और उनका साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है। जबकि संहिता की धारा 273 यह सामान्य नियम स्थापित करती है कि विचारण का अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में लिया गया सभी साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाऊं। एक आपराधिक विचारण में बगैर सरकार के राजनयिक परीक्षक को प्रस्तुत किए उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी कार्रवाई के दौरान विश्लेषण के लिए सम्यक रूप से भेजी गई किसी चीज के बारे में दी गई रिपोर्ट साक्ष्य में उपयोग में नहीं लिया जा सकता। मात्र संबंध प्रकरणों में साक्ष्य में उपयोग में लिया जा सकता साक्ष्य में उपयोग में लिया जा सकता है। साक्ष्य में नए अनुसंधान अधिकारियों की स्मृति ताजा किए जाने मात्र का उपयोग में लिया जाता साक्ष्य में उपयोग लिया जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन छूट गया क्या? अच्छा इसका डिटेल पढ़ना ठीक है। अब डिटेल क्या कहता है 293 का क्लास 1 प्रावधान यह कहता है कि कोई भी दस्तावेज जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की जिसे यह धारा लागू होती है इस संहिता के अधीन किसी कार्रवाई परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए सम्यक रूप से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज के बारे में स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होना तात्पर्य है संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई के साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी। धारा 293 के क्लास 4 के अनुसार धारा निम्न सरकारी वैज्ञानिकों को लागू है का सरकार का राजनयिक परीक्षक या सहायक राजनयिक परीक्षक मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अंगुली छाप कार्यालय निर्देशक हापकिन संस्थान मुंबई केंद्रीय या राज्य न्याय संबंधी प्रयोगशाला का निर्देशक सरकारी सीरम वैज्ञानिक। नेक्स्ट हो जाओ। कौन सी धारा आर्ट्रीफोइस एक्टिव आर्ट्रीफोइस कन्विक्ट के सिद्धांत पे खूब ये पूछा ये धारा खूब धारा 289 पे 295 पे 300 पे 327 पे तो किस पे है आर्ट्रीफोइस का एक्टिव आर्ट्रीफोइस कन्विक्ट तो किस पे है 300 पे है। इसकी डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या है कि आर्ट्रीफोइस एक्टिव प्रयाग दोष मुक्ति आर्ट्रीफोइस कन्विक्ट पूर्व दोष सिद्धि का सिद्धांत 300 पर आधारित है। इस धारा में यह उपबंधित है कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को उसी अपराध और उसका विचारण उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जा सकता। इस धारा के अधीन चूंकि इंग्लिश कॉमन लॉ या सुविख्यात सूत्र समाविष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही बात के लिए एक ही बार से अधिक नहीं सताया जाना चाहिए। अतः यदि किसी व्यक्ति का केवल इस आधार पर दूसरी बार विचारण किया जाता है कि पहले वाले विचारण में कतिपय अभिकथन नहीं किए गए थे तो इस आधार को मान्यता नहीं दी जा सकती और दूसरे विचारण की अनुमति नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि धारा 300 को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से एक सही कौन सा नहीं है कि आरोपी उस अपराध के बारे में पूर्व में विचारण हो चुका हो, आरोपी को उसी अपराध के पूर्व विचारण में दोष मुक्त कर दिया गया हो, पूर्व की कार्रवाई उसी अपराध के बारे में की गई हो, या आवश्यक नहीं है कि पूर्व में जिस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है वह प्रकरण के विचारण के लिए सक्षम था या नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक ही हेतु के लिए दो बार तंग नहीं किया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो इसमें 299 300 301 तो इसमें क्या आ जाएगा? 300। नेक्स्ट आ जाओ। 300 से खूब क्वेश्चन पूछता है। दोहरे परिसंकट के सिद्धांत विरुद्ध संरक्षण का सिद्धांत यही पूछेगा, ये अंडरलाइन कर लो। तो ये भी किस में मानोगे? 300 में मारोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? घा को लूटने के लिए का, खा और गा का विचारण चला एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराया गया। उन्हीं तथ्यों पर और उन्हीं आरोपी गणों पर डकैती का आरोप हो लगाकर विचारण किया जा सकता है। तो वहाँ तो विचारण किया जा सकता है। तो हाँ, नहीं, धारा 300 के दंड प्रक्रिया संहिता बाधित करती है और अवैधानिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब इसकी डिटेल पढ़ लो।
इसकी डिटेल क्या है, अरे सॉरी, जो किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया, जो ऐसे परिणाम उत्पन्न करता हो जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से जिसके लिए वह दोष सिद्ध हुआ हो भिन्न कोई अपराध निर्मित करता है, उसका ऐसे अंतिम अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जब वह दोष सिद्ध किया गया था वे परिणाम नहीं हुए थे अथवा उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। धारा 300 का क्लास 3, अतः घा को लूटने के लिए दोषी ठहराए गए का, खा एवं गा पर उन्हीं तथ्यों पर डकैती का आरोप लगाकर उनका विचारण किया जा सकता है। धारा 300 का दृष्टांत चा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अभियुक्त को अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा बचाव का अधिकार प्रदान करती है? 300 का 304, 303, 302, 306, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 303। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अभियुक्त को अपनी पसंद के अधिवक्ता, ये खूब इंपॉर्टेंट, अपनी पसंद के अधिवक्ता वाला कौन सा है? 303 है, ठीक है। अपनी पसंद 304 मत मार के आना, लोग गलत करके आते, 303 मारना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तीन सौ तीन, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित किया गया उसका प्रतिरक्षा करने का अधिकार दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त या उसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्रवाई संस्थित की गई है, यह अधिकार होगा कि वो अपने मनपसंद अधिवक्ता से प्रतिरक्षा की जा सके। नेक्स्ट आ जाओ, किसमें अभियुक्त को राज्य के व्यय पर सत्र न्यायालय में विधिक सहायता प्रावधानित है? अब विधिक सहायता पूछा है, विधिक सहायता 406 में, 301 में, 304 में, 300, तो इसमें किस में हो जाएगा? 304 में हो जाएगा। 303 में क्या? मनपसंद अधिवक्ता, 304 में विधिक सहायता, ये दोनों में अंतर है, लोग गलत करके आते हैं। तो विधिक सहायता 304 में है और मनपसंद अधिवक्ता 303 में। अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। इसका डिटेल क्या कहता है? धारा 304 के अनुसार जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने का पर्याप्त साधन नहीं है, तो न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट आ जाओ, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित से किस धारा में विधिक सहायता? तो ये 304, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं। 304 में विधिक सहायता, 305 में क्या है? निगम अथवा रजिस्ट्री की सोसाइटी अभियुक्त के बारे में प्रावधान है। 306 अपराधी को क्षमादान है और 310 स्थानीय निरीक्षण, ये खूब पूछता 310 स्थानीय निरीक्षण, लोकल इंस्पेक्शन, ये पूछता है खूब पूछता, ठीक है। लोकल इंस्पेक्शन 310 खूब पूछता है। आप आ जाओ नेक्स्ट पे। विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत किसी दंडिक न्यायालय के समक्ष जांच या विचारण के प्रयोजनात् एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करता है? एक निगमित निकाय से अपेक्षित है। 302, 303, 305, उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? 305 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 305 की उपधारा 2 के अनुसार जहां कोई भी निगमित निकाय जांच या विचारण में अभियुक्त व्यक्ति में कोई एक वहां एक ऐसी जांच या विचारण के प्रयोजनात् एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है और ऐसे नियुक्त निगम के मुद्रा के अधीन कार्य करना आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 में सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान किया गया जब वह खराब स्वास्थ्य के कारण विचारण का सामना करने में असमर्थ है, जब उसे विकृत घोषित कर दिया गया है, जब वह अपराध के संबंध में संपूर्ण और सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता है। इनमें से सभी, तो इसमें से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा।
सी क्या हो जाएगा, किसी भी अपराध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध या संगठित रहे किसी सा अपराधी का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, जांच, इंक्वायरी या ट्रायल के किसी भी प्रक्रम स्टेज पर अपराध की जांच या विचारण करने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में उसके किए जाने के चाहे कर्ता अथवा दुष्प्रेरक के रूप में संबंध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सभी परिस्थितियों में जिनकी उनकी जानकारी हो पूर्ण एवं सत्य प्रकट कर दे। 306 का क्लास 1। नेक्स्ट आ जाओ, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 में सह अपराधी को क्षमादान किए जाने का प्रावधान किया गया। उसे विकृत घोषित कर दिया गया हो, वह खराब स्वास्थ्य के कारण विचारण का सामना करने में असमर्थ हो, वह उस अपराध के संबंध में सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाओ आप, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अपराधी को कौन समाधान दे सकता है? केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, केवल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, उपयुक्त में सभी। तो क्षमादान कौन कौन दे सकता है? सीजीएम दे सकता है, याद कर लेना। एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दे सकता है 2, और प्रथम श्रेणी जेएम फर्स्ट क्लास भी दे सकता है। ठीक है, जेएम फर्स्ट क्लास दे सकता है, ये तीनों दे सकते हैं। ठीक है, सीजीएम, एमएम और जेएम फर्स्ट क्लास भी दे सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, अपराधी के बारे में कौन असत्य? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत न्यायालय अपराधी को क्षमादान दे सकता है। न्यायालय केवल ऐसे अपराधों को क्षमादान दे सकता है जो 7 वर्ष तक की सजा से दंडनीय हो। न्यायालय के लिए आवश्यक है कि वह क्षमादान प्रत्येक मामले के कारणों को अभिलिखित करे और क्षमादान का उद्देश्य अभियुक्त व्यक्ति के से साक्ष्य प्राप्त करना होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। न्यायालय केवल ऐसे अपराधों को क्षमादान दे सकता है जो 7 वर्ष तक के सजा से दंडनीय हो। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अनुसार विकल्प ए, सी तथा डी में दिए गए कथन सह अपराधी को दोषमुक्त के संबंध में सत्य है, जबकि विकल्प डी में दिए गए कथन सत्य है। जबकि धारा 306 के अनुसार यह धारा ऐसे कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी या अधिक कठिन कारावास पर लागू होगी, मात्र 7 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों पर नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, अपराधी को दंड प्रक्रिया संहिता धारा 306 के अंतर्गत समाधान कब दिया जा सकता है? अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान, विचारण के दौरान, इनमें से सभी। तो कब दिया जा सकता है? इनमें से सभी। नेक्स्ट हो जाओ, न्यायालय के निर्णय से पूर्व अभियुक्त को क्षमादान देने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? 306, 307, 301, 310। तो किसमें? 307 में है। संहिता की धारा 306 के मामलों की सुपुर्दगी के पश्चात निर्णय के पूर्व किसी भी व्यक्ति को अपराध से संबंधित हो का विचारण से प्राप्त करने हेतु उसे क्षमादान देने का उपबंध करते हैं। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को सरकारी गवाह कहा जाता है। 307 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 306 और 307 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति ने किसी आवश्यक बात को जानबूझकर छिपा कर मिथ्या साक्ष्य देकर उसे शर्त का पालन नहीं किया तो उसे जिस पर क्षमादान किया गया तो वह कौन प्रमाणित? जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, लोक अभियोजक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो कौन करता है? लोक अभियोजक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लेना। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 308 के अनुसार लोक अभियोजक प्रमाणित करेगा कि उसकी राय में क्षमादान स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति ने या तो किसी आवश्यक बात को जानबूझकर छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं किया। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 308 के अंतर्गत एक सह अपराधी जो क्षमादान की शर्तों को पूरा करता है का झूठ साक्ष्य देने के लिए अलग से विचारण हो सकता है, लेकिन निम्न की अनुमति से सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उच्च न्यायालय।
डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 308 से अपराधी द्वारा क्षमादान की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति को विचारण का प्रावधान करती है। संहिता की धारा 308 के अनुसार जब धारा 306, 307 के अधीन क्षमादान किए गए व्यक्ति के संबंध में लोक अभियोजक यह प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने किसी आवश्यक बात को छुपाया या मिथ्या साक्ष्य दे दिया है तो उसका मिथ्या साक्ष्य देने के लिए विचारण हो सकता है, परंतु इसके लिए उच्च न्यायालय की मंजूरी ली जा सकती है। नेक्स्ट आ जाऊं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में प्रावधान है कि प्रत्येक जांच या विचारण की कार्रवाई सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने दिन प्रतिदिन जारी। दिन प्रतिदिन वाला किस में दिया गया है? 309 में। दिन प्रतिदिन जारी रहेगी 309 में दिया गया। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। 309 का क्लास 1 क्या प्रत्येक जांच या विचारण की कार्रवाई के समय हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक, साक्षियों की जब परीक्षा हो रही तो दिन प्रतिदिन डे बाय डे जब तक कि ऐसे कारणों में जो लेखबद्ध किए जाएंगे न्यायालय उन्हें अलग दिन से परे स्थापित करना आवश्यक न समझे, परंतु जांच या विचारण या लैंगिक मामलों के संबंधित हो तो जब ऐसे विचारण या आरोप पत्र दाखिल किए जाते हैं कि तारीख 2 माह की अवधि के अंतर पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। न्यायिक अभिरक्षा में किसी अभियुक्त के व्यक्ति को 15 दिन तक की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में यह संभव है? तो धारा 482, धारा 167, 167, 386, 309 का स्पष्टीकरण 1। तो इसमें कौन सा है? 309 स्पष्टीकरण 1 इसमें कौन सा हो जाएगा? 9। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के स्पष्टीकरण 1 में यह स्पष्ट किया गया कि अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने में संदेह के विरुद्ध प्राप्त साक्ष्य या संभाव्य की प्रतिप्रेषण करने की अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, तो यह प्रतिप्रेषण एक उचित कारण होगा। फिर उसके बाद क्या है? एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है अधिकतम 7 दिनों के, 15 दिनों, 60 दिनों, 90 दिन। तो कितने दिन के लिए? 15 दिनों के लिए। पुलिस अभिरक्षा में कितना? अधिकतम 15 दिन भेज सकता है। ठीक है, ये याद कर लेना, पूछता है एग्जाम में। क्या कहता है कि धारा 309 का उपधारा 2 के परंतु के अनुसार कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को इस धारा के अधीन एक समय में 15 दिन से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में प्रेषित नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के दौरान मजिस्ट्रेट अभियुक्त की अभिरक्षा को प्रेषित कर सकता है एक बार में अधिकतम 1 महीने, एक बार में अधिकतम 15 दिन, एक बार में अधिकतम 14 दिन, दिनों की दृष्टि रखे बिना अगली तारीख तक की अवधि में, एक बार में 15 दिन। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जब जांच अथवा विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376 से 376 डी के अधीन अपराध से संबंधित जांच या विचारण यथासंभव अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से किस अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो कितने अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा? 2 माह के अवधि के अंदर। डिटेल पढ़ लो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 या उपबंध करती कि प्रत्येक जांच या विचारण की कार्रवाई यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी। धारा 309 या परंतु की स्पष्ट करता कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 से 376 डी के अधीन अपराधों के संबंध में जांच या विचारण किसी साक्षी की परीक्षा के जो अभियोग पत्र प्रस्तुत प्रारंभ की तिथि से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा अतः विकल्प भी सही है। दंड विधि अधिनियम 2018 द्वारा 309 में कुछ नई धाराएं अंतः स्थापित की गई जो इस प्रकार धारा 376 ए बी तथा 376 डी ए और 376 डी बी। अब आ जाओ नेक्स्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के साक्षी के रूप में सम्मन करने का अधिकार है? 311 में, 319 में, 311 की क्लास ए में, 313 में। तो किसमें? 311 में साक्षियों को सम्मन करने का किसमें न्यायालय को पावर? 311 में। रट लेना, साक्षियों को सम्मन 311 में, खूब पूछता है। इसमें क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन न्यायालय को यह शक्ति है कि विचारण के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाया जा सकता है और पुनः परीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत आवश्यक साक्षी को सम्मन करने हेतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कार्रवाई के किस क्रम में पर न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? अभियोजन के साक्ष्य समाप्त करने से पूर्व कभी भी किया जाता है, प्रतिपक्षा साक्ष्य समाप्त करने के पूर्व कभी भी किया जाता है, अंतिम तर्क श्रवण किए जाने के पूर्व कभी भी, निर्णय घोषित किए जाने के पूर्व कभी भी। तो निर्णय घोषित किए जाने के पूर्व कभी भी। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा या प्रावधान करती कि एक दंडिक न्यायालय को आपराधिक प्रकरण में साक्षी को पुनः बुलाने और पुनः परीक्षा करने के लिए सशक्त है? 217, 311 का क्लास ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों। अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल क्या है? 217 की धारा एवं 311 किसी भी व्यक्ति जिसकी परीक्षा की जा सके पुनः बुलाने और पुनः परीक्षा करने हेतु दंडिक न्यायालय में सशक्त है। इन धाराओं के अधीन पुनः बुलाने या पुनः एक प्रमुख अंतर ध्यान देने योग्य है। धारा 217 के अधीन विचारण प्रारंभ होने के पश्चात पुनः बुलाया तथा पुनः परीक्षा की जाएगी। धारा 311 के अधीन जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में पुनः बुलाया पुनः परीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाओ। सेक्शन 311 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट फिर कहता है सेक्शन 331 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इफ द confined to the court witness does not apply to the defense witness cannot be exercised after the accused had disclosed his defense does not include accused as witnesses। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाओ इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 211 जांच विचारण में अन्य कार्रवाई के किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में सम्मन करने या उपस्थित करने के किसी भी व्यक्ति को सम्मन किया गया हो तो साक्षी के रूप में परीक्षा के या किसी व्यक्ति की जिसकी परीक्षा की जा सके पुनः परीक्षा करने के लिए न्यायालय की शक्ति का प्रावधान करती है। इस धारा के अधीन अभियुक्त को साक्षी के रूप में सम्मन किया जा सकता है और संहिता की धारा 313 में अभियुक्त की परीक्षा न्यायालय की शक्ति की प्रावधान है, जबकि 315 में अभियुक्त की परीक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और उसके लिए लिखित प्रार्थना के बिना अभियुक्त को साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following statement given below is the incorrect in the context of section 311? Any court can summon any person as a witness if his evidence is essential to the just decision of cases. The power under section 311 CRPC can only used during the investigation. Any witnesses can be recalled and re-examination even he has already been examined. Any person who has not been summoned as the witnesses but is attendance could be examined under section 311 CRPC। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल में निर्णय के लिए विपक्ष को सुनवाई के बहाने गवाह को बार बार बुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती? हरियाणा बनाम राम मनोहर, तमिलनाडु बनाम के रमेश, सीबीआई बनाम मनिंदर सिंह, पूजा पाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन हो जाएगा? हरियाणा सिंह बनाम राम मनोहर। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें क्या कहता है? हरियाणा बनाम राम मनोहर के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता 311 के अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई के बहाने साक्षी को बार बार बुलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ।
क्या कहता है कि 1973 मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए निर्देश देने की शक्ति को समाविष्ट किया गया। तो 310 के क्लास ए में, 311 के क्लास ए में, 312 के ए में, 313 ए में। तो 311 के क्लास ए में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 ए में नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रावधान या धारा 2005 में संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है कि द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 CRPC द इनेबल हिम टू एक्सप्लेन एनी द सर्कमस्टेंसेस अपेयरिंग टू इन एविडेंस अगेंस्ट हिम टू इंटाइटल कॉन्फिडेंस इन हिम टू रिमूव हिज फेयरनेस टू कलेक्ट द इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अगेंस्ट हिम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत न्यायालय अभियुक्त को परीक्षण करने हुए ना तो कोई शपथ दिलवाएगा, ना ही उत्तर देने से इनकार करने पर मिथ्या उत्तर देने के विरुद्ध उसके ऊपर कार्रवाई करके दंडित कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बयान लिया जाता है शपथ पर नहीं, न्यायालय के विवेक या तो शपथ पर अथवा बिना शपथ पर, या तो शपथ पर या विवेक पर या बिना किसी बात के और ध्यान रखने के इस मामले के निवारण करने या वारंट का विचारण का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें शपथ पर नहीं। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? धारा 313 के क्लास 2 के अनुसार जब अभियुक्त उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है तब उससे कोई शपथ नहीं दिलवाई जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। Accused statement under section 313 CRPC to be regarded an oath. Above the statement is true, above the statement is false, above the statement is partly true, none of the above the statement is false. Next आ जाओ। एक अभियुक्त को अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 312, 313, 315, 316। तो किस में हो सकता है? 315 में हो सकता है। अब इसकी डिटेल पढ़ लो। धारा 315 के क्लास 1 के अनुसार अभियुक्त को अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है और अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को न साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है यदि वह न्यायालय स्वयं लिखित प्रार्थना करके उसे साक्षी के रूप में बुलाया जाएगा। 315 में सक्षम साक्षी। अब आ जाओ नेक्स्ट। क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता की किस उपबंध में यह कहा गया कि एक अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा अथवा बचाव के लिए शपथ पर साक्ष्य देगा? 309, 315, 321, 311, 319। तो 315 बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा है। सक्षम साक्षी ये खूब पूछता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी बार पूछा, इसको रट लेना। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 315 के अनुसार जो व्यक्ति किसी अपराध के लिए दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त और प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होकर अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को न साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। यदि अभियुक्त विकृत न होने पर भी ऐसे उसे कार्रवाई समझाई नहीं जा सकती तो कार्रवाई स्थगित कर देगा, कार्रवाई को अग्रसर करेगा, कार्रवाई को उच्च न्यायालय को अग्रसित करेगा। इसमें से कोई नहीं। तो कार्रवाई क्या करेगा? कार्रवाई में अग्रसर हो सकता है। ये पढ़ो 318 में दिया है। क्या दिया है? 318 के अनुसार यदि अभियुक्त विकृत न होने पर भी ऐसा है कि कार्रवाई समझाई नहीं जा सकती तो न्यायालय जांच या विचारण को अग्रसर हो सकेगा। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह प्रावधान करती कि अपराध का अभियुक्त व्यक्ति बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा? सक्षम साक्षी किस में बताया गया? 315 में, अभी पढ़ा हूँ मैं। ठीक है, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। इसका डिटेल दंड प्रक्रिया संहिता 315 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अभियुक्त अपने बचाव के संबंध में सक्षम साक्षी होगा, जबकि धारा 312 में परिवादियों तथा साक्षियों के व्यय के प्रावधान के बारे में, धारा 313 अभियुक्त की परीक्षा करने के लिए शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया, धारा 316 में प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए असर या काम में न लाए जाने के बारे में बताया गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट।
पावर अंडर सेक्शन 319 ऑफ CRPC कैन बी एक्सरसाइज बाय द मजिस्ट्रेट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन बोथ ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेसेस ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट बिफोर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस but by the court of session only after recording of evidence by the magistrate and the court of session both even before the recording of evidence. Next आ जाओ. By the magistrate only after recording evidence but the court session before recording of evidence. तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बाय द मजिस्ट्रेट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन, मजिस्ट्रेट की कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन की बोथ ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल. इंक्वायरी या ट्रायल के समय ही एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा. अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं. 319 में यह है कि एक किसी नए व्यक्ति या व्यक्तियों को विचारण में व्यूह रचना में सम्मिलित करने के लिए सेशन न्यायालय की जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग साक्ष्य को संग्रह के पूर्व प्रक्रम में नहीं किया जा सकता. इस धारा के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग के लिए मुख्य शर्त यह है कि साक्ष्य में यह प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है. अतः न्यायालय विवेकाधिकार है कि इस शक्ति का प्रयोग साक्ष्य के अभिलेख के पूर्व किए गए अथवा बाद में इसका उल्लेख में वर्णित नहीं है. किंतु सामान्य प्रक्रिया का निर्वाचन करते हुए मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शफी बनाम रफ़ीक और अन्य मामलों में क्या है, यह प्रतिस्थापित किया गया कि मामले द्वारा संतुष्टि प्रतीत होना या प्रति परीक्षण होने से पूर्व की जा सकती है. चूंकि इस प्रक्रम में साक्ष्यों का अभिलेखन कर लिया जाता है अतः विकल्प ए सही है. 7 हो गया. अब 8वां, सॉरी, इसको देख लेते हैं. क्या कहता है? एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 319 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कैन ओनली बी मेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ट्रायल इंफॉर्मेंट और वन ऑफ द विटनेसेस कैन नॉट बी पास्ड अनलेस at least one prosecution witnesses has been examined, can not be made by the suo motu is and the admission order. तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाओ. जहां सत्र न्यायालय को मामला अपने सुपुर्द किए जाने के पश्चात भेजे गए अभिलेखों को प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला बनता है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया, तो वहां सत्र न्यायालय के पास धारा 319 के प्रक्रम तक इंतजार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा. सत्र न्यायालय भेजे गए अभिलेखों के आधार पर धारा 193 का अधीन सम्मन जारी कर सकता है. न्यायालय मामले की उचित कार्रवाई है तो सुपुर्दगी करने वाले मजिस्ट्रेट को रिमांड कर सकता है. ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध एक आरोप पत्र दाखिल करने हेतु तो पुलिस को निर्देशित कर सकता है. इसमें आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय अपने धर्मपाल एवं बनाम हरियाणा राज्य व 2003 के मामले में स्पष्ट किया गया है सत्र न्यायालय 193 में सम्मन जारी कर सकता है तथा उसे कार्रवाई के धारा 319 के चरण तक पहुंचाने का इंतजार नहीं करना चाहिए. इसी आशय का निर्णय के पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने किशन सिंह बनाम बिहार राज्य में दिया. नेक्स्ट आ जाओ. Which of the following statement is true? Even when a person is not named in the charge sheet as an accused person, he could be prosecuted against the under 319 and the order under 319 CRPC can only be made by request of informant any one of the witnesses. The proceeding against any person summoned under section 319 need not to be started afresh. An order under section 316 CRPC is an administrative order. तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति के बारे में साक्ष्य उपलब्ध है तो जो अपराध करता है लेकिन उसका नाम आरोप पत्र में अभियुक्त के रूप में उल्लिखित नहीं है तो उसका नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट द्वारा जोड़ा जा सकता है. उसका नाम इस समय पर नहीं जोड़ा जा सकता है. उसका नाम उच्च न्यायालय द्वारा जोड़ा सकता, उसका नाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो उसका नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट द्वारा जोड़ा जा सकता है. नेक्स्ट आ जाओ.
आपराधिक न्यायालय के किसी भी आपराधिक मामलों में अतिरिक्त अभियुक्त को जोड़ने की शक्ति के विषय में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अपने पूर्व के निर्णय में मत भिन्नता का निराकरण में किया गया है। हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, मोहम्मद शरीफ बनाम मोहम्मद रफीक, रणजीत सिंह बनाम हेमा मिश्रा वाला केस। कौन सा केस हो जाएगा इसमें? हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 के मामले में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि जहां एक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 319 में सुनिश्चित करती कि कोई भी दोषी व्यक्ति कानून की दृष्टि से नहीं बच सकता, वहीं दूसरा और यह अधिकारी को अभिरक्षा सुरक्षित करती है कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा उसके खिलाफ सम्मन जारी करके एक अतिरिक्त आरोप पत्र के रूप में जोड़ा के लिए आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के क्लास 1 में जारता का अपराध जो कि धारा 497 भारतीय दंड विधि में परिभाषित किया गया सम्माननीय होगा उस स्त्री द्वारा, स्त्री के पति द्वारा, स्त्री एवं निकट संबंधियों द्वारा, स्त्री और एवं उसके पति, स्त्री के पति द्वारा सम्माननीय होगा। ठीक है, कंपाउंडेबल होगा। 320 के क्लास ए जारता का अपराध भारतीय दंड संहिता 497 में स्त्री के पति द्वारा सम्माननीय। जोसेफ साइन बनाम 2018 वाले वाद में 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब आ जाओ 9वां चैप्टर। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के निम्न में से किस धारा में अपराधों के सम्मान का प्रावधान किया गया है? 420, 320, 482, 395। तो किस में किया गया? 320 में किया गया है। नेक्स्ट देखो, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के 1 और क्लास 2 में अपराधों के सम्मान को परिभाषित किया गया है। इसमें सम्मान को 2 भागों में, पहले भाग में अपराधों के सम्मान न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, दूसरे भाग में सम्मान करने के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। अब आ जाओ, थोड़ा ये ब्राइटनेस कम हो गई हो, धुंधला हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, कौन सा अपराध सम्मानीय नहीं है? 337, 324, 312, 420। तो किसमें कौन सा हो जाएगा? 324 हो जाएगा। इसकी धारा पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट आ जाओ। कौन से अपराध पक्षकारों के मध्य समझौता हो सकता है? जमानतीय, असंज्ञेय, सम्मन योग, असम्मानीय। तो इसमें कौन सा? सम्मन योग। 320 में सम्मन के विषय में बताया गया है। जमानतीय, अजमानतीय, संज्ञेय, असंज्ञेय अपराधों की सूची 1 में दिया गया। 320 के क्लास 9 में यह बताया गया है कि अपराधों का सम्मान धारा 320 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 320 के क्लास 2 दंड प्रक्रिया 1973 के अनुसार किस अपराध का सम्मान नहीं किया जा सकता? गर्भपात की धारा 312 आपराधिक न्यासभंग नहीं किया जा सकता सम्मान। 406 हो जाएगा। और फिर उतावले से उपेक्षापूर्ण तरीके से धारा 80 में क्या? 304A में गाड़ी चलाता है, यही हो जाएगा। स्वेच्छापूर्वक उपाधिकारी 325 में। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन बताया गया कि अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 320 के अंतर्गत सम्मानीय नहीं है? 352, 353, 354, 355। तो इसमें कौन सा? 353। भारतीय दंड संहिता की 353 दंड प्रक्रिया 320 के अधीन सम्मानीय नहीं है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 352, 354, 355 दंड प्रक्रिया की धारा 320 के अंतर्गत सम्मानीय है। धारा 353 भारतीय दंड संहिता और लोक सेवक के अपने कर्तव्यों को निर्वाहन से भयभीत करने के लिए हमला एवं आपराधिक बल के प्रयोग के अधीन दंडनीय घोषित करता है। नेक्स्ट आ जाओ। कहता है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किए गए अपराधों की प्रक्रिया को 320 के अंतर्गत सम्मानीय नहीं है? 298, 323, 427, 390। तो 390 हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 298, 323, 427 के अधीन किए गए अपराधों में क्या? धारा 420 के अंतर्गत सम्मानीय, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 390 धारा 320 के अंतर्गत सम्मानीय नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। सम्मानीय असम्मानीय अपराधों का वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रथम सूची, द्वितीय अनुसूची 321, 320। तो इसमें क्या हो जाएगा? 320 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। आज के लिए ये लास्ट वो है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कर देंगे। ठीक है, सम्मानीय एवं असंबंधी अपराधों का वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत किया गया, जबकि प्रथम अनुसूची
जमानती अजमानती आधारों पर अपराधों का वर्गीकरण किया गया तथा ये अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय के संबंध में उपबंध किया गया है। द्वितीय अनुसूची 476 के प्रत्येक मामलों में परिस्थितियों में अपेक्षित उसके प्रयोजन के लिए गए उपयोग में लाए गए प्रारूपों को दर्शाया गया है। 321 लोक अभियोजक सहायक लोक अभियोजक के शपथ लेने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल अपराधों का वर्गीकरण किसके अधीन किया गया। सीआरपीसी की दूसरी अनुसूची, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची 320 321, तो किसमें किया गया 320 में। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आरोप से पहले अपराध के संबंध का प्रभाव उस अभियुक्त का उन्मोचन होगा। यदि अभियुक्त पूर्व दोष सिद्ध के कारण वर्धित दंड से दंडनीय तो अपराध का संबंध नहीं होगा। अपील लंबित होने पर अपराध का संबंध अपीलीय न्यायालय की इजाजत के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा। संबंध करने के लिए सक्षम व्यक्ति मर जाता तो ऐसे व्यक्ति को विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति में ऐसे अपराध का संबंध कर सकता है। 320 में संबंध के बारे में उपबंध किया गया, जिसके अंतर्गत 320 के क्लास 8 के में अपराधों के इस धारा के अधीन संबंध का प्रभाव उस अभियुक्त को दोष मुक्त होगा जिसके अपराध का संबंध किया गया, न तो उन्मोचन। इस प्रकार विकल्प ए 320 का क्लास 7 यदि अभियुक्त पूर्व दोष सिद्ध के कारण किसी अपराध के लिए या तो वर्णित दंड से भिन्न किसी किस्म के दंड से दंडनीय हो तो ऐसे अपराधों का संबंध नहीं किया जा सकता। धारा 320 के क्लास 5 में अपील लंबित होने पर अपराध का संबंध अपीलीय न्यायालय की इजाजत के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा। धारा 320 के क्लास 4 में संबंध करने के लिए संबंध व्यक्ति मर जाता है तो ऐसे व्यक्ति को विधिक परिणत न्यायालय के सम्मत से ऐसे अपराध का संबंध कर सकता है का वर्णन किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संज्ञेय और गैर जमानती और असम्मानीय। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अंतर्गत दंड स्वेच्छा एवं घोर उपाधि कारित करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दंडनीय हत्या करने का प्रकरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 330 के अंदर दंडनीय संस्कृति उत्पादित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने, स्वेच्छा से उपाहति कारित करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 335 के अंतर्गत दंडनीय प्रकोप को स्वेच्छा से उपाहति करना है। बी ऑप्शन क्या है, अब इसका डिटेल पढ़ लो। सीआरपीसी की धारा 320 प्रथम अनुसूची के संयुक्त अवलोकन से स्पष्ट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन हत्या करने के प्रयत्न करना संज्ञेय गैर जमानती असम्मानीय अपराध, जबकि धारा 325 के अधीन अपराध संज्ञेय जमानती और सम्मानीय। धारा 330 के अधीन अपराध संज्ञेय जमानती किंतु असम्मानीय। धारा 335 के अधीन अपराध संज्ञेय जमानती और सम्मानीय अपराध की श्रेणी में रखा गया, अर्थात विकल्प बी अभीष्ट उत्तर है। नेक्स्ट आ जाओ। कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस विल रिजल्ट इन एक्विटल, डिस्चार्ज, कंप्रोमाइज, कन्विक्शन। किसी अपराध में संबंध का तात्पर्य उस अभियुक्त के दोष मुक्ति का परिणाम होता है। ये कहाँ दिया गया, 320 की क्लास 8 में दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध व्यक्तियों द्वारा सम्मानीय नहीं किया जा सकता। चोट पहुंचाना, जारता, गृह अतिक्रमण, कूटकृत सिक्का, तो इसमें कूटकृत सिक्का हो जाएगा। कूटकृत सिक्का का अपराध व्यक्तियों द्वारा सम्मान नहीं किया जा सकता, जबकि चोट पहुंचाना, जारता, गृह अतिक्रमण अपराध उन व्यक्तियों द्वारा सम्मान किया जाता है जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध किया गया। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट उसमें, ठीक है, नेक्स्ट उसमें पढ़ लेंगे इसको। तो इस प्रकार आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।